हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, यानी कि पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिस पर मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात की है, क्योंकि डिटेल्स बहुत ही ज्यादा बड़ी है और मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा रखना नहीं चाहता, ताकि आप एक पोस्ट क्रेडिट सीन से इन डिटेल्स को समझ सको कि असल में एमसीयू वालों की तरफ से आपको आने वाले किस फ्यूचर का हिंट दिया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली स्पॉइलर से भरे हुए है। इसलिए स्पॉइलर वार्निंग अभी से देना बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करें थॉर लव एंड थंडर फिल्म के मिड क्रेडिट सीन की, जिसमें अब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ माइथोलॉजी के अलावा अब ग्रीक माइथोलॉजी भी ऐड हो गई है, जिस कहानी को लोगों को अलग अलग स्टोरी लाइन के हिसाब से सर्व किया गया है। यानी क्रिएटर्स इस कहानी में ठीक नॉर्थ माइथोलॉजी की ही तरह किसी भी तरीके की स्टोरी को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें तो अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि खुद डिज्नी वाले एक ही स्टोरी लाइन पर दो अलग प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप करते हैं, और हाँ, इसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो हरक्यूलिस की इस एमसीयू की एंट्री से पहले डिज्नी वालों की तरफ से खुद उन्हीं की 1997 में आई हुई 2D एनिमेशन फिल्म को लाइव एनिमेशन में कन्वर्ट करने की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिस पर राइटर के साथ साथ प्रोड्यूसर रूसो ब्रदर्स और अब डायरेक्टर गाय रिची तक को अटैच कर दिया गया है। यानी कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही ग्रीन लाइट में आ जाएगा, जिसमें अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही बना हुआ है कि इस यूनिवर्स में हरक्यूलिस और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स का रोल कौन कौन से एक्टर्स प्ले करने वाले हैं। यानी अगर देखा जाए तो इस लाइव अडेप्टेशन का स्केल डिज्नी वालों की बाकी दूसरी लाइव अडेप्टेशन की फिल्मों की तरह बड़ा ही रहेगा, जिसमें रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वो हरक्यूलिस के रोल में क्रिस हेम्सवर्थ को पर्सनली देखना चाहते हैं, जिस पर डिटेल में आपको ऑलरेडी सर्व कर चुका हूं कि ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि क्रिस हेम्सवर्थ फिलहाल तो इस रोल को एक्सेप्ट करे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा या फिर कहूँ इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता हल्क होगन का भी प्रोजेक्ट है, और ऊपर से अब एमसीयू के यूनिवर्स में खुद हरक्यूलिस के कैरेक्टर की एंट्री करवाकर एमसीयू वालों ने ही इस डोर को बंद कर दिया है। क्योंकि फैंस को जो चीज चाहिए थी वो ने एमसीयू में अब डेफिनेटली थॉर वर्सेस हरक्यूलिस के नाम पर देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी कॉमिक बुक की भी हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी चली थी। बट ऐसा नहीं कि इस फिल्म में जिस तरीके से हरक्यूलिस के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग के ये कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स का विलन बना रहे, बल्कि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर एक हीरो ही है, जिसने अपनी टाइमलाइन में कई बार अवेंजर्स की टीम से टक्कर ली है, खास करके हल्क और थॉर जैसे कैरेक्टर से। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर मार्वल की कॉमिक बुक में अवेंजर्स की टीम का हिस्सा भी है। यानी कि थॉर 4 में हमें हरक्यूलिस का कैरेक्टर बुराई से अच्छाई के रास्ते पर आता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके बीच कई सारे पंगे होंगे, और हाँ, थॉर वर्सेस हरक्यूलिस जैसी बैटल भी। क्योंकि मार्वल की कॉमिक बुक में विलन के उस पोर्शन को भरने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हरक्यूलिस का भाई एरिस है, जो असल में मार्वल की कॉमिक बुक में एग्जिस्ट तो करता ही है, और साथ ही साथ डार्क एवेंजर और थंडरबोल्ट जैसी टीम में भी, जिसे अब अगर एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाना है तो फिर हो सकता है कि ज़ूस हरक्यूलिस के बागी हो जाने के बाद उसे और थॉर को मारने के लिए भेजे, जिस काम को हरक्यूलिस नहीं कर पाया। यानी कि ये कैरेक्टर आगे चलकर हरक्यूलिस के यूनिवर्स में उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, जिसकी सिमिलरिटी को अगर थॉर के यूनिवर्स से भी बिल्कुल कंपेयर कर देखा जाए तो भी बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर अगर इन नॉर्थ माइथोलॉजी को बिल्कुल स्टोरी वाइज कंपेयर किया जाए, और हाँ, कैरेक्टर्स वाइज भी, तो उनमें भी कई सारी चीजें आपको सिमिलर नजर आ सकती है। और उस हिसाब से ज़ूस ओडिन की स्टोरी लाइन को प्रेजेंट करता है, तो हरक्यूलिस ऑफ कोर्स थॉर की। अब बात रही एरिस की, तो लोकी जैसा कैरेक्टर हमने एमसीयू के यूनिवर्स में काफी अच्छी तरीके से डेवलप होता हुआ देखा है, जिसका काफी बैडेस्ट वर्जन अब ग्रीक माइथोलॉजी के तौर पर एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, जिस पर अगेन क्वेश्चन यही बना रहेगा कि एमसीयू इसकी प्रेजेंटेशन असल में कैसी करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट हरक्यूलिस के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाकर उसकी किसी भी तरीके की बैक स्टोरी को बिल्कुल भी बिल्ड नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर चांसेस अगेन रूमर के अकॉर्डिंग हरक्यूलिस की स्पिन ऑफ की सीरीज के भी है, जो हमें शायद से डिज्नी प्लस पर देखने के लिए मिलेगी। यानी कि हरक्यूलिस की पूरी ओरिजिन ठीक मार्वल की कॉमिक बुक की तरह, जो कहानी बाकी फिल्मों के मुकाबले में थोड़ी अलग सी है, क्योंकि कॉमिक बुक ने, जैसे कि मैंने कहा, अपने हिसाब से स्टोरी को प्रेजेंट किया था, और डिज्नी की लाइव एक्शन फिल्म एक 2D म्यूजिकल फिल्म की अडेप्टेशन है। बाकी हो सकता है कि डिज्नी वालों ने ये चाल बस फैंस को कंफ्यूज करने के लिए ही की हो, जबकि इसका असल मकसद उस लाइव एक्शन फिल्म को ग्रीन लाइट देने का नहीं था, बल्कि ये वही प्रोजेक्ट है जो अब हम थॉर लव एंड थंडर फिल्म से देख रहे हैं, जिस पर डेफिनेटली मैं गलत ही हो सकता हूँ। बाकी हु नोस के सच क्या है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे कई सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए, ठीक मेरी तरह, जिन्हें हरक्यूलिस के रोल में काफी अच्छे टैलेंटेड एक्टर को देखना था, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन टाइका वाइटिटी के चलते हमें एमसीयू के यूनिवर्स में फिलहाल तो ब्रैड गोल्डस्टेन ही देखने मिलने वाले हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर टाइका वाइटिटी ने उन्हें ये रोल डेफिनेटली ऑफर किया होगा। बाकी कहा तो यही जाता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, जिनकी फिलहाल तो एक भी फिल्म मैंने नहीं देखी है, लेकिन उनका नाम टेड लासो की सीरीज से निकल कर आया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली उनकी
उनके अपीयरेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हूँ। बाकी रही बात उनकी परफॉर्मेंस और अपीयरेंस की, जो आगे चलकर एमसीयू में कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और कितना नहीं, उसका पता तो आने वाले दिनों में ही चलेगा, जिससे हो सकता है कि मेरा माइंड उनकी कास्टिंग को लेकर बिल्कुल गलत साबित हो जाए, क्योंकि अब भी एज अ हरक्यूलिस मैं उन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी कंपैरिजन आप खुद स्क्रीन पर लगे हुए मार्वल के कॉमिक बुक के हरक्यूलिस के वर्जन के कवर को देखकर कर सकते हो। ऊपर से इस कैरेक्टर के कारनामे केओस वॉर की कॉमिक बुक में काफी ज्यादा अच्छे भी है, जिसमें उसने यूनिवर्स को तबाह होने से बचाया था। बाकी अब रही बात हरक्यूलिस के कैरेक्टर के एमसीयू में होने से थॉर 5 में किस तरीके की पॉसिबिलिटी है, तो उसका भी हिंट हमें फिल्म के इस पोस्ट क्रेडिट सीन के अलावा जूस को मारने के बाद दिया गया था, यानी कि जूस को घायल करने के बाद, जो कि फिल्म में थॉर ने किया था, कि उससे कई सारे गॉड्स नाराज हो गए और हो सकता है कि थॉर 5 की स्टोरी लाइन कुछ उसी स्टोरी लाइन पर चलकर हमें गॉड के केओस दिखाए, यानी कि गॉड ऑफ वॉर, जो अगेन थॉर के इस कारनामों से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिस लिस्ट में तो सबसे पहले जूस ही आएगा, क्योंकि उस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जूस को ये बोलते हुए सुन सकते हैं कि पहले जिस तरीके से गॉड्स को पूजा जाता था, वो इन सुपर हीरोज के आने की वजह से पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि अब उनकी जगह इन सुपर हीरोज ने लेकर एक हिसाब से गॉड को पूरी तरीके से एक ऐसी दुनिया में डालकर रख दिया है जहाँ पर अब लोग उन्हें बिल्कुल भी पूछते नहीं है, जिसमें मैं बात अब भी ग्रीक मैथोलॉजी के गॉड्स की ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल तो उन्हीं की सिचुएशन इस फिल्म में बहुत ज्यादा बुरी दिखा दी गई है, जिसमें अगर आप इन गॉड्स की पूरी सिचुएशन एमसीयू में लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, तो उसका जवाब तो हमें ओडिन के ही जरिए थॉर द डार्क वर्ल्ड में दिया गया था, जिसके बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम लोकी ने किया था, जिसमें ओडिन की तरफ से गॉड्स को इंसानों की ही तरह सिमिलर बताया गया था कि वो भी जीते और मरते हैं, और फिर लोकी ने उसे कंप्लीट इसी बात को बोलकर किया था कि वो लोग पूरे 5000 साल तक जीते हैं, जिस कारण से वो लोग गॉड्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एमसीयू के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे गॉड्स असल में एलियन ही है, जो अपनी पोजीशन और पावर्स के चलते गॉड माने जाते हैं, यानी इनके ऊपर भी कोई तो आकर बैठता है, जिसकी थियरी अगर सीधे कहीं पर जाकर टकराती है तो वो लोकी की सीरीज ही है, जिसमें हमें ये सारी की सारी सिचुएशंस को बहुत ही सिंपल कर समझाया गया है। और बाकी इटर्नल जैसी बाइबल भी एमसीयू के यूनिवर्स में फिल्म के तौर पर अवेलेबल है, जिसमें फिर से लोकी उन सभी का मजाक उड़ा रही है, क्योंकि अगर आपको ये सारी की सारी चीजें अब भी मजाक नहीं लग रही, तो इटर्निटी जैसे कैरेक्टर को ही ले लो, जिसे फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में बस लोगों की इच्छा पूरी करने वाला कैरेक्टर दिखा दिया गया, जबकि असल में कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट स्पेस, टाइम, रियलिटी और मैजिक जैसी चीजों को कंट्रोल करने वाला है। और अगर इस पर थैनोस जैसा खतरा मंडराता है, तो यूनिवर्स को कॉमिक बुक में बचाने का भी काम ये कैरेक्टर करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन फिलहाल तो वैसा कुछ भी हमें एमसीयू में होता हुआ इस कैरेक्टर के जरिए बिल्कुल भी नजर नहीं आया है, जो कि अभी के लिए तो बस फिल्मों में रेफरेंस ही माना जाता है। और हाँ, एक विश गॉड भी, जिनके ऊपर इन्फिनिटी जैसी कैरेक्टर भी आती है, जिसे हमने फिल्म में ठीक लिविंग ट्राइब्यूनल के ईस्टर एग के तौर पर ही देखा है, यानी कि इन दोनों ही तगड़े कैरेक्टर का रेफरेंस जो इन कैरेक्टर्स के एमसीयू में होने की कंफर्मेशन देता है। क्योंकि अगर बात रही लिविंग ट्राइब्यूनल की, तो ये कैरेक्टर इन दोनों ही गॉड लाइक फिगर्स के ऊपर आता है, यानी कि उनका बॉस, जिस कैरेक्टर का अगर रेफरेंस मिल रहा है तो हो सकता है कि ये कैरेक्टर भी एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका काम असल में यूनिवर्स से लेकर सारे के सारे मल्टीवर्स पर नजर रखना है। और अगर मल्टीवर्स का टाइटल जुड़ता है तो कैंग की कही बात भी याद आती है कि उसके मल्टीवर्स की, जिन्हें अब अगर काफी हाई लेवल पर रखकर देखा जाए तो इस टॉपिक को कवर इस मामले में थॉर फिल्म में बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं किया जा सकता, बल्कि इस स्टोरी आर्क के लिए अवेंजर्स के लेवल की फिल्म लगेगी, जिसमें सारे के सारे गॉड्स मिलकर किसी न किसी तरीके का केओस क्रिएट कर रहे हैं और अवेंजर्स उन्हें रोकने का, यानी केविन फैगी का दिया गया काफी बड़ा आने वाला टीज अब एक बहुत ही बड़े केओस को आने का हिंट दे रहा है, जिस पर मैंने हरक्यूलिस के पोस्ट क्रेडिट सीन में बात की है, क्योंकि जूस के कहे गए शब्द इस थियरी को भी कहीं ना कहीं जन्म देते ही है। और अब आखिर में बात कर ले फिर से हरक्यूलिस की, तो हरक्यूलिस के कैरेक्टर की एंट्री कई सारी पॉसिबिलिटी को जन्म दे रही है एमसीयू के आने वाले फ्यूचर में, जिस बारे में मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर चुका हूँ। और बाकी बचे में हरक्यूलिस की लव इंटरेस्ट शी हल्क भी है और हाँ वुल्वरीन भी, लेकिन घबराने की बात नहीं, वो एक अलग ही वेरिएंट और दूसरे डायमेंशन में बिलोंग करते हैं, जिन पर डेफिनेटली मैं किसी भी तरीके का टेक एमसीयू वालों को लेता हुआ देखना नहीं चाहता। हालांकि आजकल एमसीयू और डिज्नी का पूरा टेस्ट कुछ इसी स्टोरी लाइन पर जाने का है, लेकिन इतनी बड़ी गलती या फिर कह लो ब्लेंडर केविन फैगी जैसे खिलाड़ी तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हाँ, उसके कैरेक्टर को कॉमिक बुक से बिल्कुल एग्जैक्ट एक्वायर कर फैंस को इसी बात की राहत दी गई है कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड एमसीयू का फ्यूचर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा ब्राइट है। लेकिन इतना भी नहीं कि हमें एमसीयू में वंडर वुमन का कैरेक्टर नजर आ जाए, जो बेसिकली हरक्यूलिस की बहन मानी जाएगी। और डीसी की कॉमिक बुक में उन्हीं की अलग स्टोरी भी चलती है, जिसमें डीसी वालों की तरफ से ऐसा तो कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया है, लेकिन एमसीयू वाले अपनी प्रिपरेशन कर बैठ चुके हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जिस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस पूरी की पूरी डिटेल की वीडियो को खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और डिटेल के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।